Hi guys, in this video we will complete chapter 4 of Pride and Prejudice। और यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, लेकिन अगर बस रिवीजन करना हो तो इसमें ये हम लोगों को समझना होगा कि एलिजाबेथ और जेन डिस्कस कर रही हैं कि कैसा रहा उनका बॉल डांस और जो पार्टी नेदरफील्ड पार्क में अटेंड करने गई थी। तो हम लोगों को पता चलता है कि जेन जो कि बहुत सरल स्वभाव रखती हैं, उसको सभी लोग बहुत पसंद आ जाते हैं, किसी में कुछ कमियां वो देख ही नहीं पाती है। वहीं एलिजाबेथ जो है वो थोड़ी क्विक टू जज है, लेकिन उसका जजमेंट और उसका लोगों को परखने का तरीका बहुत ही सटीक होता है। जेन जहाँ पर किसी के बारे में भी कुछ बुराई नहीं करना चाहती, कुछ बुरा बोलना भी नहीं चाहती, देखना भी नहीं चाहती, वहीं एलिजाबेथ को वो कैरोलाइन बिंगले यानी कि मिस्टर बिंगले की दोनों बहन कुछ खास पसंद नहीं आती है। अब हम लोग देखते हैं क्या बोल रही हैं एलिजाबेथ। यहाँ पर बोल रही हैं मिस्टर बिंगले की दोनों बहन के बारे में। They were in fact very fine ladies, not deficient in good humor when they were pleased, nor in the power of being agreeable where they chose it, but proud and conceited। इसमें एलिजाबेथ का क्या ओपिनियन है कि हाँ, वो दोनों जो थी लेडी, बहुत ही अच्छा नेचर था उनका, ह्यूमर भी उनका अच्छा था, फनी भी थी, बात करती थी जब उनका मन होगा, थोड़ी मूडी टाइप की थी, जब उनका मन होता था तब तो बहुत अच्छे से बात करती थी, इंटरैक्ट करती थी। हालांकि उनका फैशनेबल नेचर था, वो बहुत ही पॉलिश्ड और सोफिस्टिकेटेड क्लास से दिखती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उनका बहुत ज़्यादा घमंड पनप रहा था। ये कंसीटेड का मतलब यही है। They were rather handsome, had been educated in one of the first private seminaries in town, had a fortune of 20,000 pounds, were in the habit of spending more than they ought, and of associating with people of rank, and were therefore in every respect entitled to think well of themselves and meanly of others। इसमें अब ऑथर हम लोगों को क्या बैकग्राउंड देती है मिस्टर बिंगले की दोनों बहन के बारे में, कि दोनों बहुत खूबसूरत तो थी ही, पढ़ाई लिखाई भी उनका बहुत ही अच्छे कॉलेज में हुआ होगा, या अच्छे, यहाँ पर प्राइवेट सेमिनरी मतलब है हाई स्कूल होता है जहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरी टाइप का आप समझ सकते हैं, वहाँ पर पढ़ाई हुआ था, उनका हायर एजुकेशन कंप्लीट हुआ था। हैड अ फॉर्चून ऑफ 20,000 पाउंड, 20,000 पाउंड आज के डेट में, जो कि इंडियन रुपीज़ में अगर हम लोग करें तो लाखों में शायद होगा, अगर पाउंड को हम लोग कन्वर्ट करें तो। वेर इन द हैबिट ऑफ स्पेंडिंग मोर देन दे ऑट, उन लोगों को बहुत ही खर्चीला नेचर था उनका, थोड़ा एक्स्ट्रावेगेंट वे ऑफ लिविंग था, जितना उन लोगों का साधन था उससे कहीं ज़्यादा खर्च करती थी। आमदनी कम था उनका, लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा करती थी। एंड ऑफ एसोसिएटिंग विद पीपल ऑफ रैंक, और वो लोग जो लोग बहुत ही हाई पोजीशन में होते, या जिन लोगों का रैंक बहुत अच्छा था, जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में या राजा महाराजा टाइप के रहते थे या हेड होते थे, उस टाइप के लोगों से उसे कंपनी में रहना अच्छा लगता था। सिर्फ ऊंचे लोगों के साथ उनका उठना बैठना उन्हें पसंद था। एंड वेर देयरफॉर इन एवरी रिस्पेक्ट एंटाइटल्ड टू थिंक वेल ऑफ देमसेल्व्स एंड मीनली ऑफ अदर्स, और इन सारे कारणों की वजह से, एक तो खूबसूरत थी, अच्छे स्कूल में इनका पढ़ाई हुआ था, अमीर थी, सारे बड़े लोगों के साथ इनका उठना बैठना था, तो ये सारे फैक्टर्स के कारण अगर वो अपने आप को सुपीरियर समझती थी, बाकी सब से ऊपर समझती थी, तो इसमें हाँ, ये बहुत ही आम बात है कि कोई भी इंसान रहेगा तो वो खुद को ऊपर समझने ही लगेगा। और यहाँ तक नहीं, वो सिर्फ अपने आप को ऊपर नहीं समझती थी, बाकी सब लोगों को हीन दृष्टि से देखती थी, बाकी सब लोगों को नीचा समझती थी। मीनली ऑफ अदर्स मतलब यही है, दूसरे छोटे लोगों के लिए या फिर अपने से जो नीचे स्तर के लोग थे उनके इकोनॉमिक स्टेटस या सोशल स्टेटस में, तो उनके बारे में वो लोग हीन भावना रखती थी, अच्छा नहीं सोचती थी। They were of a respectable family in the north of England। वो लोग एक बहुत ही खानदानी थी, नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में हो गई कोई, अब हमें तो नहीं पता, लेकिन बहुत ही अच्छे फैमिली से ताल्लुकात उनका था। अ सर्कमस्टांस मोर डीपली इम्प्रेस्ड ऑन देयर मेमोरीज दैन दैट देयर ब्रदर्स फॉर्चून एंड देयर ओन हैड बीन अक्वायर्ड बाय ट्रेड। और ये इनके सोर्स ऑफ इनकम का यहाँ कहना है कि वो लोग जो थे वो बिजनेस क्लास के थे तो उनका ब्रदर्स फॉर्चून मतलब यहाँ पर लक नहीं होता है, यहाँ पर मतलब होता है पैसा से। तो फिर इनका जितना भी एक तरीके से सर्कमस्टांस बन गया था, और इसीलिए इनके ऊपर पैसा का बहुत ही नियो रिच या
पैसे का इंटॉक्सिकेशन जो बोलते हैं इनके ऊपर हावी हो गया था। अब यहाँ पर देखते हैं मिस्टर बिंगले के बारे में। मिस्टर बिंगले और उनकी दोनों बहन में ये डिफरेंस है कि मिस्टर बिंगले का बहुत सरल नेचर है, बहुत ही हम्बल और पोलाइट है, वहीं दोनों बहन जो उनकी हैं थोड़ी एरोगेंट है अपने पैसे और लुक्स को लेकर के या अपना एजुकेशन को लेकर के, जितना भी चीज़ हुआ। आई एम रियली सॉरी, टुडे आई फील दैट माई वॉइस इज ब्रेकिंग, सो लेट्स बिगिन। मिस्टर बिंगले इनहेरिटेड प्रॉपर्टी टू द अमाउंट ऑफ नियरली एंड 100,000 pounds फ्रॉम हिज फादर। अब मिस्टर बिंगले, इनकी बहन लोगों को भी कुछ मिला ही होगा अगर उनके फादर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके गए होंगे वेल्थ। वहीं मिस्टर बिंगले कितना प्रॉपर्टी इनहेरिट किए हैं? 100,000 pound, जो कि अगर आप आज के डेट में कन्वर्ट करेंगे तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ आराम से हो जाएगा। Who had inherited to purchase an estate। ये पैसा इन्हें इसलिए मिला था ताकि वो एक घर खरीद सकें, अपने लिए एक जागीर खरीद सकें, बट डिड नॉट लिव टू डू इट। लेकिन उनके फादर जो थे वो ज़्यादा पैसा, मतलब उनका इंटेंशन था उनके फादर का कि वो एक प्लॉट ऑफ लैंड, बहुत ही बड़ा प्लॉट ऑफ लैंड खरीदेंगे, लेकिन वो उतने दिन तक जीवित नहीं रहे, उनका डेथ हो गया था। मिस्टर बिंगले इंटेंटेड इट लाइकवाइज। मिस्टर बिंगले का भी यही इंटेंशन था कि अपने पापा का अधूरा सपना पूरा करना है, एक जागीर खरीदना है, एक प्लॉट ऑफ लैंड अपने लिए खरीदना है, एक घर बसाना है। एंड समटाइम्स मेड चॉइस ऑफ हिज काउंटी। और काउंटी मतलब होता है एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जहाँ पर अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बांटा जाता है एक प्लॉट ऑफ लैंड को। तो फिर वो अपने काउंटी का अपना सोच रहे थे कि हाँ अपना एक घर खरीदेंगे, बट एज ही वॉज नाउ प्रोवाइडेड विद अ गुड हाउस एंड द लिबर्टी ऑफ अ मैनर, इट वॉज डाउटफुल टू मेनी ऑफ दोज हु best knew the easiness of his temper whether he might not spend the remainder of his days at Netherfield and leave the next generation to purchase। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मिस्टर बिंगले का पहले तो इंटेंशन था कि अपने पापा, जैसे उनके पापा चाह रहे थे कि एक जागीर खरीदेंगे, एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीदेंगे, तो उनका भी मन था। लेकिन क्योंकि अब उनको एक घर मिल ही गया था, एक अच्छा घर मिल गया था नेदरफील्ड पार्क में, और उनके पास सब कुछ अच्छा से अरेंज हो ही गया था। नेदरफील्ड पार्क हालांकि उन्होंने ख़रीदा नहीं था, ये हम लोग देखेंगे कि उन्होंने रेंट पे लिया है, वहाँ के लिए वो रेंट देंगे और एक तरीके से किराएदार बन के रहेंगे। तो ये लोगों को अब शक हो रहा था कि ये तो इतना सरल नेचर है मिस्टर बिंगले का और इतने नाइव हैं, इतने यंग हैं कि अब ये तो खरीदने से रहे कुछ भी प्लॉट ऑफ लैंड। तो फिर यहाँ पर यही बोला जा रहा है, who best knew the easiness of his temper, मतलब ज़्यादा इनका डिसिसिव नेचर नहीं है, ज़्यादा एम्बिशियस नहीं है, बस जो होता है हाँ हाँ सब चीज़ में येस मैन की तरह नॉड कर देते हैं, और बहुत ही बच्चे जैसा नेचर है, चाइल्ड लाइक है, इनका इनोसेंस भी है थोड़ा सा। whether he might not spend the remainder of his days at Netherfield, ये शायद अब क्या क्या इनके पास ऑप्शंस आ रहा है मिस्टर बिंगले का, क्योंकि उनको एक रहने के लिए अच्छा घर मिल गया है, प्रॉपर्टी भी काफ़ी है जिससे उनका पूरा लाइफ अच्छे से चल जाएगा, और उनका स्वभाव भी बहुत ही सरल है। तो वह सब लोगों को क्या लग रहा है, या तो ये अपना नेदरफील्ड बाकी का जीवन नेदरफील्ड पार्क में बिताएंगे और अपने नेक्स्ट जनरेशन में, यानी कि मिस्टर बिंगले अगर शादी कर लेंगे तो उनके बाद जो भी उनके बच्चे होंगे, अब उन लोगों के ऊपर आ जाएगा कि उन्हें खरीदना है एक एस्टेट, एक प्लॉट ऑफ लैंड। आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। एंड नाउ हिज सिस्टर्स वर वेरी एंग्शियस फॉर हिज हैविंग एन एस्टेट ऑफ हिज ओन। उनकी जो दोनों बहन है वो दोनों बहुत एम्बिशियस है और वो चाहती हैं कि मेरे भाई का एक अपना मकान हो, एक अपना घर हो, एक अपना पूरा एक, ये लोग तो पूरा का पूरा जितना भी लोकल एरिया में होता था ये लोग पूरा ही खरीद लेते थे। जैसे इनका बैकग्राउंड लग रहा है बहुत ही हायर क्लास, बहुत ही सुपर रिच टाइप लग रहे हैं ये लोग। तो इनकी बहन इनकी वेल विशर ही थी, और एक वेल विशर क्या होना, अपने बारे में भी सोच रही थी कि अगर मेरा भाई खरीदेगा तो वो तो हम लोगों का हो ही जाएगा। बट दो ही वॉज नाउ इस्टेब्लिश्ड ओनली एज अ टेनेंट, लेकिन क्योंकि अभी नेदरफील्ड पार्क में ये मिस्टर बिंगले एक किराएदार, टेनेंट मतलब किराएदार की जैसे रह रहे थे, मिस बिंगले वॉज नो मीन्स अनविलिंग टू प्रोसाइड एट हिज टेबल, nor was Mrs. Hurst, who had married a man of more fashion than fortune, less disposed to consider his house as her home.
when it suited her। अब इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ कठिन है भाषा में, लेकिन इसका मतलब बहुत सिंपल है। इनकी दोनों बहन उनके साथ साथ हो लेना चाहती थी। मिस्टर बिंगले के साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। वॉज बाय नो मीन्स अनविलिंग टू प्रिसाइड एट हिज टेबल। अनविलिंग टू प्रिसाइड एट हिज टेबल मतलब है टू बी इन चार्ज ऑफ अ डिस्कशन, मीटिंग एक्सेट्रा, या टू मैनेज हिज हाउस। इसका ये एक फ्रेज है जिसका यही मतलब है। तो मिस बिंगले को कोई प्रॉब्लम नहीं था उनके साथ रहने में। नॉर वॉज मिसेस हर्स्ट। मिस बिंगले तो अनमैरिड है, तो अपने भाई के साथ रहने में क्या ही दिक्कत। नॉर वॉज मिसेस हर्स्ट। मिसेस हर्स्ट जिनका शादी हो चुका है, और ये किन से शादी की है, हु हैड मैरिड अ मैन ऑफ मोर फैशन देन फॉर्चून। इसका मतलब है वो फैशनेबल बहुत है, कपड़े में, रहन सहन में, लाइफस्टाइल में बहुत अच्छा है, लेकिन उनका जो वेल्थ है या उनका जो इनकम का सोर्स है वो बहुत ही कम है। मोर फैशन देन फॉर्चून इसका मतलब यही हुआ। लेस डिस्पोज्ड टू कंसिडर हिज हाउस एज हर होम व्हेन इट सूटेड हर। और वो भी मिस्टर बिंगले का घर जो है अपने मर्जी से आना जाना चाहती है, रहना चाहती है। बस वही हो गया कि अपना हित देखना और दूसरे के बारे में उतना नहीं सोचना। तो इनकी जो दोनों बहन है वो शैलो भी हम लोग कह सकते हैं है। मिस्टर बिंगले हैड नॉट बीन ऑफ एज 2 years। मिस्टर बिंगले हैड नॉट बीन ऑफ एज 2 years when he tempted by an accidental recommendation to look at Netherfield House। एक मिनट। ऑफ फुल लीगल एज दैट इज मेजर एज अपोज टू अ माइनर। इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर बिंगले जो है वो बहुत नाइव है और वो डिसीजन मेकिंग नहीं किए हैं। ये 2 साल में ही वो फाइनलाइज कर लिए कि उन्हें नेदरफील्ड में रहना है। कि कोई भी उन्हें रेकमेंड कर दिए होंगे, कोई भी उन्हें सुझाव दे दिए होंगे अचानक से कि हाँ वहाँ नेदरफील्ड पार्क में एक अच्छा मैंशन है, एक आलीशान घर है, तो वो तुम ले सकते हो। तो ये बहुत ही जल्दी फाइनलाइज कर लिए, बहुत ही जल्दी डिसीजन ले लिए, इसका यही मतलब है। He did look at it and into it for half an hour, was pleased with the situation and the principal rooms, satisfied with what the owner said in its praise, and took it immediately। इसका मतलब क्या है, 2 साल पहले उन्हें किसी ने ये सुझाव दिया था, और जब वो नेदरफील्ड हाउस में जब रहने आए तो उन्होंने बस आधे घंटे के लिए जांच पड़ताल किया, देखा कि कैसा है घर, और तुरंत ही फाइनलाइज कर लिया। उनके सारा रूम को वो उन्होंने जांचा परखा, और जो भी ओनर ने बताया उन्हें वो उससे संतुष्ट हो गए। जो भी ओनर ने उन्हें समझाने का कोशिश किया, ही ईजिली अग्रीड विथ हिम, ही डिड नॉट क्वेश्चन हिम। तो इससे हम लोगों को पता चलता है बहुत ही नाइव है ये, बहुत डिसीजन मेकिंग में इनका स्ट्रांग नहीं है, अपना दिमाग नहीं है, और थोड़े से बेवकूफ़ भी कह सकते हैं हम लोग हैं ये। और तुरंत ही हामी भर दिए, तुरंत ही उनसे अग्री कर गए। बिटवीन हिम एंड डार्सी देयर वॉज अ वेरी स्टडी फ्रेंडशिप। अब यहाँ तक ख़त्म हो गया। मिस्टर बिंगले, उनकी दोनों बहन, उनका सारे का कैरेक्टर एनालिसिस यहाँ पर ऑथर ने करवा दिया है। अब यहाँ पर बोलती है बिटवीन हिम एंड डार्सी देयर वॉज अ वेरी स्टडी फ्रेंडशिप। इनके बीच और मिस्टर बिंगले और डार्सी के बीच एक बहुत ही घनिष्ठ मित्रता है। इन स्पाइट ऑफ अ ग्रेट ऑपोजिशन ऑफ कैरेक्टर। हालांकि दोनों का जो कैरेक्टर है, पर्सनालिटी है, बिहेवियर, टेम्परामेंट जो भी है, उनका ट्रेड्स है, वो पोलराइजिंग है, एकदम ऑपोजिट है, कॉन्ट्रडिक्टरी है। एक नॉर्थ पोल तो दूसरा साउथ पोल, लेकिन उसके बावजूद उन दोनों में बहुत गहरी मित्रता है। बिंगले वॉज एंडियर्ड टू डार्सी बाय द ईजीनेस। बिंगले वॉज एंडियर्ड टू डार्सी बाय द ईजीनेस। इसका मतलब है कि बिंगले को तो कोई भी पसंद आ जाते हैं, तो डार्सी को अगर वो पसंद कर रहे हैं तो इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। और ये हम लोग बाद में देखेंगे कि डार्सी भी उतने घमंडी नहीं है, डार्सी भी अंदर से बहुत अच्छे इंसान है। और ये सिर्फ बिंगले को पता चला है क्योंकि वो बहुत दिन से उसके साथ रह रहे हैं। And openness, ductility of his temper, though no disposition could offer a great contrast to his own, and though with his own he never appeared dissatisfied. On the strength of Darcy's regard, Bingley had the firmest reliance, and of his judgment the highest opinion and understand. ये अब पूरा जो है इन दोनों की दोस्ती का वर्णन है। I'll upload one more part of this, and in that I will explain this paragraph. So yeah, thank you.